सभी को नमस्कार। स्वागत है आपका हमारे चैनल एडू लर्नर पे, जहां आज हम सीखने वाले हैं यूनिट्स एंड मेजरमेंट के अंदर प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी की बाकी बची हुई दो एप्लीकेशंस के बारे में। एक एप्लीकेशन हम इससे पहले वाले वीडियो में कर चुके हैं, जहां हमने सीखा था कि हाउ वी कैन चेक द करेक्टनेस ऑफ फिजिकल इक्वेशन। आज हम सीखने वाले हैं कि हाउ वी कैन कन्वर्ट वन सिस्टम ऑफ यूनिट इनटू अनदर सिस्टम। एक सिस्टम ऑफ यूनिट को दूसरे सिस्टम ऑफ यूनिट में हम कैसे बदल सकते हैं। चलिए देखते हैं कैसे बदलेंगे हम इसको। यहाँ पे हमारी सेकंड एप्लीकेशन है प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी की, टू कन्वर्ट वन सिस्टम ऑफ यूनिट into another system। एक सिस्टम ऑफ यूनिट को दूसरे सिस्टम ऑफ यूनिट में हम कैसे बदलेंगे। जैसे फॉर एग्जांपल आपने देखा कि भाई हमें प्रोवाइड कर दिया जाता है कि कुछ भी एनीथिंग 100 किलोमीटर पर आवर है, ठीक है जी, इसको मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट कीजिए, या मीटर पर सेकंड है जी, इसको आप सेंटीमीटर पर सेकंड में कन्वर्ट कीजिए। तो ऐसी सिचुएशन में हम किस तरीके से एक सिस्टम से दूसरे सिस्टम में जा सकते हैं, ये प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी हमें बता रहा है। तो देखिए हम यहाँ पे किस तरीके से एक सिस्टम को दूसरे सिस्टम में कन्वर्ट करेंगे। सबसे पहले हम प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी को मेंशन करते हैं, जो हमने लिखा था N1U1 इज इक्वल्स टू N2U2। अब यहाँ पे N1 और N2 ऑलरेडी हम जानते हैं कि दीज आर द न्यूमेरिकल वैल्यूज। U1 और U2 हमारे पास क्या हैं, दो अलग अलग सिस्टम है मेजरमेंट के। तो यहाँ पे हम कंसिडर कर लेते हैं कि भाई हमारे पास, अगर हमें यहाँ पे हम ये मान लें कि लेट M1 L1 T1 इज द, ये मास लेंथ और टाइम हो गया आपका, इज द फंडामेंटल, सॉरी इसमें मैं हमेशा यही लिखता हूँ, फंडामेंटल यूनिट सिस्टम U1। ये हमने कहा कि ये U1 है। और ठीक इसी तरीके से एंड सिमिलरली M2 L2 एंड T2 इज द फंडामेंटल यूनिट सिस्टम U2। इसको हमने U2 कह दिया, मतलब U1 हमारे पास ये वाला हो गया, U2 हमारे पास ये वाला हो गया है। तो हाउ वी कैन चेंज द वन सिस्टम इनटू अनदर सिस्टम, उसके लिए हमें ये भी मानना पड़ेगा नाउ m raised to power a, l raised to power b and t raised to power c। ये क्या है जी हमारे पास, दिस इज एक्चुअली द डायमेंशंस ऑफ द a b c आर व्हाट, द डायमेंशंस ऑफ a b c। ये हमारे पास क्या है जी, आर द डायमेंशंस of fundamental physical quantities। ये फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटीज की डायमेंशंस होंगी, फिजिकल क्वांटिटीज। तो यहाँ पे अगर हमें किसी को भी कैलकुलेट करना है जी, N1 को कैलकुलेट करना है, U1 को कैलकुलेट करना है, U2 को कैलकुलेट करना है, तो हम इजीली कैलकुलेट कर सकते हैं। देखिए मान लीजिए अभी हमें अगर N1 को कैलकुलेट करना है, देयरफॉर अगर हमें L1 को कैलकुलेट करना है तो हम कैसे करेंगे। यहाँ पे N1 बाई N2 अगर मैं लिख दूँ
तो हमारे पास रेशो क्या बन जाएगा जी U2/U1। इसको याद रखिए, ये इंपॉर्टेंट है। या हम इसका वाइस वर्सा एंड वाइस वर्सा, आप समझदार हो समझ जाओगे, वाइस वर्सा इसका उल्टा भी हो सकता है। अब इसके हिसाब से हम इसको लिखें अगर, तो आपको पता है U1 ये वाला है, U2 ये वाला है। N1/N2 हमने यहाँ पे रखा, यहाँ पे हमने लिख दिया जिसको N1/N2 इज इक्वल्स टू U2। देखिए क्या है, पूरा सिस्टम ये वाला है आपका, तो हम इसको क्या लिखेंगे जी M2। अब M2 के नीचे कौन आएगा जी, M2 के नीचे M1 आएगा, सिंपल सी बात है M1। अब यहाँ पे देखिए डायमेंशन कितना है जिसका A है, तो इसकी भी पावर कितनी हो जाएगी जी A हो जाएगी। उसके बाद देखेंगे भाई हम क्या, हमारे पास है जी L2 कितना हो जाएगा जी L1, और इसकी पावर कितनी हो जाएगी जी T। उसके बाद देखेंगे जी हम टाइम को, तो T2/T1 हो गया जी, और इसकी पावर होगी C। इसका वाइस वर्सा है, देखिए N2/N1 अगर हम सीखते हैं तो N2/N1 ये उल्टा हो जाएगा। देन वी इजीली कैलकुलेट, यहाँ से N1 निकाल सकते हो, N2 कैलकुलेट कर सकते हो। अब इसके लिए एक छोटा सा हम एग्जांपल लेते हैं। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे आपसे पूछा गया है, मान लो एग्जांपल आपसे पूछा गया है फाइंड, या ये कहा जाए हाउ मैनी मीटर पर सेकेंड इन 36 किलोमीटर पर आवर। मतलब आपसे क्वेश्चन पूछ रहा है कि भाई 36 किलोमीटर पर आवर में कितने मीटर पर सेकंड होएंगे, इज इक्वल टू हाउ मच मीटर पर सेकंड। तो यहाँ आप देखिए ये 36 है आपके पास, ये एक न्यूमेरिकल वैल्यू होगी, किलोमीटर पर आवर आपके पास है, ये एक सिस्टम ऑफ यूनिट बन गया U1। इज इक्वल टू में N2 जो हमें फाइंड आउट करना है, ये मीटर पर सेकंड आपको दूसरे वाला सिस्टम ऑफ यूनिट V1 है। मतलब साफ है कि हमें यहाँ से N2 की वैल्यू कैलकुलेट करनी है, तो हमारे पास बन गया जी N1 इंटू N2 आप निकाल रहे हो जी, तो U1/U2 बन गया आपके पास। N1 ऑलरेडी गिवन है आपको। अब हमें ये देखना है कि यूनिट किसके लिए यूज की गई है, यूनिट कौन सी आपके पास फिजिकल क्वांटिटी है जिसके लिए मीटर पर सेकंड या किलोमीटर पर आवर जो है वो यूनिट सिस्टम यूज किया जाता है, ये आपको देखना होगा। वो इसलिए कि हम इजीली इसका डायमेंशनल फॉर्मूला लिख पाए। तो यहाँ पे हमें पता है स्पीड का डायमेंशनल फॉर्मूला क्या होगा, स्पीड का डायमेंशनल फॉर्मूला हो गया LT-1, ये फॉर्मूला हो गया। ये क्यों लिखा मैंने, क्योंकि अभी मैंने आपको समझाया था यहाँ पे कि m रेज़ टू पावर A, m रेज़ टू पावर B, p रेज़ टू पावर C, A B C क्या है डायमेंशन है। जैसे यहाँ पे अब स्पीड का लिख दिया तो L की डायमेंशन 1 है, T की डायमेंशन -1 होगी। तो यहाँ पे अभी हम लिखेंगे, एक तरफ हमने लिख दिया जी U1 को, चलिए एक तरफ हमने लिख दिया जी U2 को। अब U1 में हम देखेंगे क्या यहाँ पे मास V1 है, बिल्कुल नहीं है, तो हम मास को लिखेंगे नहीं। U1 में ऑलरेडी मैं आपको बता चुका हूँ, लेंथ को क्या लिखना है आपने L1 लिखना है, टाइम को T1 लिखना है, मास को M1 लिखना है। तो U1 के अंदर अभी हम लिखेंगे जी सबसे पहले, क्योंकि मास है ही नहीं स्पीड के फॉर्मूले में, यहाँ पे हम लिख देंगे जी L1। अब L1 हमें ये देखना है जी इस सिस्टम ऑफ यूनिट U1 में लेंथ किस में गिवन है, किलोमीटर में है, तो जिसको हम लिख देंगे 1 किलोमीटर। उसके बाद हम लिखेंगे जी T1 हम देखेंगे जी किसमें है, आवर में, तो 1 आवर हमने लिख दिया है। इधर हम लिखेंगे U2 के अंदर L2 की वैल्यू क्या है, L2 की वैल्यू मीटर में है, तो हम इधर लिख देंगे जी 1 मीटर। टाइम T2 की वैल्यू किस में है जी, सेकंड में, तो इधर हमने लिख दिया जी 1 सेकंड। इधर ऑलरेडी N1 की वैल्यू हमें गिवन है, तो यहाँ पे चलिए उसको भी लिख लेते हैं। N1 हमें दे रखा है 36, N2 हमें कैलकुलेट करना है। ये है आपके पास एक फॉर्मेट छोटा सा बिल्कुल, जहां से आप इजीली कैलकुलेट कर सकते हो। अभी देखिए इसकी कैलकुलेशन हम कैसे करते हैं।
इसमें इस बात का ध्यान रखना है आपको कि भाई डायमेंशनल फॉर्मूला पार्टिकुलर एक फिजिकल क्वांटिटीज के लिए पूरा सिस्टम ऑफ यूनिट जो है वो डिप्लॉय किया गया है, तो उसी फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटीज हो या आपकी ड्राइव्ड फिजिकल क्वांटिटीज हो, क्योंकि ड्राइव्ड है तो भी उसके अंदर ऑलरेडी इंक्लूड हैं आपकी सारी की सारी फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटीज। अब यहाँ से देखिए इसको हम कैसे टैकल करेंगे, हमें निकालना क्या था n2। तो n2 जो है बच्चे वो इज इक्वल टू n1 की वैल्यू देखिए, या पहले मैं एक फॉर्मूला डिप्लॉय कर देता हूँ n1 इंटू हम क्या लिखते चलेंगे जी, अभी हम लिखते चलेंगे जी L1 बाई L2। पावर को यहाँ से देखना है भाई, इसकी L की पावर 1 है, यहाँ पे भी पावर 1 हो गई। उसके बाद T1 बाई T2 और T की पावर हमें देखनी है, T की पावर कितनी है भाई हमारे पास -1 है। अब यहाँ से N1 को देखिए, N1 कितना है 36 है। L1 की वैल्यू हमारे पास कितनी है, L1 जो है हमारा 1 किलोमीटर है जी, 1 किलोमीटर। L2 की वैल्यू है जी 1 मीटर, पावर कितनी होगी जी 1। T1 की वैल्यू देखिए कितनी है, T1 हमारे पास है जी 1 आवर है, और T2 की वैल्यू है जी हमारे पास 1 सेकेंड, इसकी पावर कितनी है -1। अब इसको देखेंगे भाई 36 इंटू 1 किलोमीटर में कितने मीटर हो गए भाई 1000 मीटर, कन्वर्ट कर लिया हमने किलोमीटर से मीटर बना लिए हैं, डिवाइड बाय 1 मीटर हमने कर दिया है। 1 आवर में कितने सेकंड्स हो गए भाई 3600, डिवाइड इतने सेकंड्स बन गए जी आपके, और डिवाइड बाय 1 सेकेंड, पावर कितनी है जी -1। तो यहाँ से ये देखिए अभी कि आपके पास ये मीटर से आपका मीटर कैंसिल हो गया है, सेकंड से सेकंड कैंसिल हो गया है। यहाँ पे आपको क्या मिला 36 और ये आपको मिल गया जी, चलिए इसको लिख दिया जी 000। इनटू में जब हम जाएंगे तो हमारे पास वैल्यू जो बनेगी ये वाली, इसको हमने 1 बाई करके लिख दिया पॉजिटिव बनाने के लिए, ये लीजिए जी, इससे इसको कैंसिल कर दीजिए भाई, ये आपके पास बच गया जी कितना 10। तो यहाँ पे आपके पास n2 की जो वैल्यू है वो आपकी कितनी आ गई है जी 10। इसके पीछे कोई लिमिट नहीं लगाएंगे, सिर्फ ये प्योरली नंबर है, तो सिर्फ और सिर्फ नंबर हम लिखेंगे। इसका मतलब हमें हमारा आंसर मिल गया है 36 किलोमीटर पर आवर का मतलब हो गया जी 10 मीटर पर सेकंड। वेरी सिंपल। वैसे हम चाहते हैं अगर वो कहता है कि विदाउट यूजिंग द डायमेंशनल एनालिसिस आपको ये करना है, तो सिंपल सी बात है हम सीधा ही कर देते भाई, इसको सीधा लिख देते जी 36 इंटू 5/18, ठीक है जी, तो हमारा आंसर आ जाता है जी 10 मीटर पर सेकंड। लेकिन अगर वो लिख के दे रहा है आपको कि आपको डायमेंशनल एनालिसिस का यूज करते हुए ही इसको सोल्व करना है, तो आप इसका यूज करते हुए ही इसको सोल्व करेंगे, ऐसे ही आपको सोल्व करना पड़ेगा। अगर नहीं लिखा है तो आपकी मर्जी, आप कैसे भी कर सकते हो। चलिए इसके रिस्पेक्ट एक और न्यूमेरिकल देखते हैं, एक न्यूमेरिकल और सोल्व करते हैं। अब इसके अंदर अगर आपसे पूछा जाता है, यू नो वेरी वेल दैट 1 न्यूटन में कितने डायन्स होते हैं, हाउ मेनी डायन्स आर देयर इन 1 न्यूटन, 10⁵ ऑलरेडी 9th क्लास में पढ़ के आए होंगे आप कि 1 न्यूटन में कितने डायन्स होते हैं। डायन इज एक्चुअली व्हाट द सीजीएस यूनिट। इतना हमें पता होना चाहिए कि एसआई सिस्टम के अंदर है या फिर हमारा सीजीएस के अंदर है। जैसे अभी हमने देखा स्पीड वाले फॉर्मूले के अंदर एक जो आपको गिवन है वो किलोमीटर पर आवर में गिवन है। अब किलोमीटर पर आवर जो है वो हमारे पास किलोमीटर है और आवर है, ना तो वो हमारा एमकेएस में आया, मतलब एसआई में आया, ना सीजीएस में आया, तो कोई घबराने वाली बात नहीं थी। हमने उसको सीधा यहाँ पे डायरेक्टली U1 और U2 की तरह लिख दिया। ऐसे ही हम हर एक न्यूमेरिकल के अंदर U1 और U2 में लिखेंगे, ज़्यादा सोचने की ज़रूरत नहीं है। अब देखिए यहाँ पे एक और एग्जांपल सोल्व करते हैं। हाउ मैनी, आपसे पूछ रहा है हाउ मैनी डायन्स इन 1 न्यूटन।
एक बात का और विशेष ध्यान रखना है, जैसे मैंने यहाँ पे कैपिटल N लिख दिया है, अगर बच्चे यूनिट लिखते हो किसी भी फिजिकल क्वांटिटी के लिए, जैसे न्यूटन है, वैसे तो नाम है फर्स्ट लेटर कैपिटल आएगा, लेकिन अगर आप इसके पीछे पूरा न्यूटन लिखते हो तो बेटा फर्स्ट लेटर हमेशा स्मॉल होता है, या तो ऐसे लिखिए या फिर ऐसे लिखिए। अब देखिए यहाँ पे आपसे पूछा गया है हाउ मेनी डायन्स इन 1 न्यूटन, मतलब साहब है आपसे क्वेश्चन कर रहा है भाई सीधा सीधा कि 1 न्यूटन इज इक्वल्स टू हाउ मेनी डायन्स आर देयर। हमें आंसर ऑलरेडी पता है कि 1 न्यूटन में कितने डायन होते हैं 10⁵, तो आई कैसे उसको चलिए कैलकुलेट करते हैं। फिर से वही हमारा प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी, N1U1 इज इक्वल टू N2U2। हमसे क्या पूछा जा रहा है, हमसे पूछा जा रहा है N2, तो N2 निकालने का फॉर्मूला बन गया भाई N1 इंटू U1/U2। फॉर्मूला किसके लिए यूज हो रहा है, ये फोर्स के लिए यूज हो रहा है, तो फोर्स के लिए यूज हो रहा है तो भाई फोर्स का डायमेंशनल फॉर्मूला लिख देंगे यहाँ पे MLT-2। ये डायमेंशनल फॉर्मूला हो गया जी फोर्स का। अब यहाँ इसके बाद हमें क्या स्टेप फॉलो करना है, वी नो वेरी वेल कि यहाँ से अब हम लिखेंगे भाई, एक तरफ हमने लिखा जी U1, एक तरफ हम यूज करेंगे जी U2 को। तो सिस्टम ऑफ यूनिट 1 के अंदर हमें पता है यहाँ पे मास भी है, लेंथ भी है, टाइम भी है। चलिए जी लिख देते हैं, हमने लिख दिया जी M1, हमने लिख दिया जी L1, हमने लिख दिया जी T1। U2 के लिए हम किसको लिखने वाले हैं, हम जानते हैं M2, L2 और T2। इसमें ज्यादा सोचने वाली कोई बात है ही नहीं। अब बात आती है कि बच्चा ये सोचेगा कि इसमें तो भाई कहीं भी किलोग्राम ग्राम कुछ है ही नहीं, इसमें तो न्यूटन दे दिए, हमें कैसे पता चलेगा कि भाई इसमें ग्राम है किलोग्राम है। तो बिल्कुल नहीं घबराना है बच्चे, फोर्स का डायमेंशनल फॉर्मूला देख लो, ये दिखाई दे रहा है। इसका मतलब साफ साफ है कि भाई यहाँ पे ये मास जो है वो किस में होगा जी, किलोग्राम। आपको पहले सिस्टम सीधा डिप्लॉय कर देना है, एक ही सिस्टम आपके दिमाग में होना चाहिए और वो क्या है, ऐसा ही सिस्टम है। तो इधर जो मास आप लिखोगे आपको बताएगा, मैं इसकी दूसरी यूनिट लिखना चाहूँ, फोर्स की यूनिट बनाना चाहूँ तो क्या बन गई, मास। देखिए फोर्स की यूनिट क्या है, न्यूटन भी है, लेकिन अगर मैं 1 न्यूटन यहाँ पे फोर्स यूनिटरी है तो सीधी सी बात है, अगर मैं इसको लिखना चाहूँ तो मैं कैसे लिख सकता हूँ, देखिए 1 किलोग्राम, मास की जगह किलोग्राम आ गया, लेंथ की जगह क्या आ जाएगा जी मीटर, टाइम की जगह क्या आ गया जी सेकंड और -2। तो 1 न्यूटन का मतलब है 1 किलोग्राम मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो सिंपल सी बात है, यहाँ M1 को क्या लिखने वाले हैं, हम लिख देंगे जी 1 किलोग्राम। लेंथ को क्या लिखने वाले हैं, हमने लिख दिया जी 1 मीटर। टाइम को क्या लिखने वाले हैं जी, यहाँ पे लिख दिया जी हमने 1 सेकंड। इसके ऊपर हमें नहीं जाना है कि इसकी पावर -2, बाद की बात है जो अभी हम करने वाले हैं वो हम यहाँ पे कंपैरिजन अपने आप कर लेंगे। M2 इज इक्वल टू हम क्या लिखेंगे बच्चे, यहाँ पे देखिए डायन है, डायन एक्चुअली कैसी यूनिट है, CGS यूनिट है, छोटी यूनिट है न्यूटन से। तो CGS के अंदर आपको पता है मास किस में आएगा, ग्राम में, तो 1 ग्राम हमने यहाँ पे लिख दिया। लेंथ किस में आएगी, सेंटीमीटर में, और टाइम किस में आएगा, सेकंड के अंदर। सिंपल सी चीज है, इसीलिए आपको सबसे पहले सिस्टम ऑफ यूनिट पढ़ाया गया। सिस्टम ऑफ यूनिट के अंदर आपको बताया गया है कि कौन कौन से सिस्टम ऑफ यूनिट्स का क्या क्या मीनिंग है। अब यहाँ से जब हम कैलकुलेशन करेंगे जी हमारे N2 की, तो हम अब दोबारा से लिखते हैं, देखिए N2 इज इक्वल टू N1 फॉर्मूला लिख देता हूँ। चलिए पहले इधर क्या लिखेंगे जी U1/U2 के अंदर, तो M1/M2 लिखेंगे भाई। पावर हमेशा जिस भी फिजिकल क्वांटिटी के लिए यूनिट सिस्टम यूज किया गया है उसी का कंपैरिजन करना है, यानी कि मास, यहाँ पे पावर देखेंगे फॉर्मूले के अंदर 1 है तो यहाँ पे 1 पुट कर देंगे। उसके बाद लेंथ में जाएंगे, लेंथ देखेंगे L1/L2 आएगी, और यहाँ पे देखेंगे लेंथ का डायमेंशन कितना है, लेंथ का डायमेंशन 1 है, 1 पुट कर दिया। फिर जाएंगे टाइम के पास, तो यहाँ पे लिखेंगे T1/T2, और पावर का कंपैरिजन करेंगे यहाँ पे -2। तो N2 इज इक्वल टू हमारे पास आ गया जी, N1 की वैल्यू हमें ऑलरेडी गिवन है, कितने न्यूटन है, 1 न्यूटन। तो 1 मास कितना है हमारे पास, 1 किलोग्राम, 1 किलोग्राम डिवाइड बाय 1 ग्राम।
पावर वही 1 है, लेंथ हमारे पास कितनी है ऑलरेडी 1 मीटर है, डिवाइड बाय कितना है जी 1 सेंटीमीटर, पावर 1। टाइम कितना है जी हमारे पास, टाइम इधर हमारे पास 1 सेकंड है, यहाँ पे भी हमारे पास टाइम 1 सेकंड है, पावर कितनी है जी -2। अब ये तो खत्म हो गया जी यहीं पे। उसके बाद N2 हमारे पास कितना आ गया जी 1 किलोग्राम को हमने ग्राम में कन्वर्ट कर लिया है तो 1000 ग्राम बन गया, डिवाइड बाय 1 ग्राम आ गया, पावर वही 1 है अभी भी। 1 मीटर में कितने सेंटीमीटर हो गए जी 100 सेंटीमीटर, डिवाइड बाय 1 सेंटीमीटर, पावर कितनी है 1। ये हमारा ऑलरेडी फिनिश हो चुका है। तो यहाँ से देखिए ग्राम से ग्राम कैंसिल हो गया है, सेंटीमीटर से सेंटीमीटर कैंसिल हो गया है। N2 की वैल्यू कितनी होंगी बच्चे, N2 हमारे पास आ गया जी 10⁵ मतलब साफ है हमें हमारा आंसर मिल गया है कि 1 न्यूटन हाउ मेनी टाइम्स 10⁵ बात खत्म हो गई, वेरी सिंपल। तो हम किसी भी सिस्टम ऑफ यूनिट को इजीली दूसरे सिस्टम ऑफ यूनिट में बदल सकते हैं, इसका इस्तेमाल करते हैं प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी। ये सेकंड एप्लीकेशन थी। इसका एक डिफरेंट काइंड ऑफ न्यूमेरिकल आपके सामने आ सकता है, तो वो हम कैसे टैकल करेंगे चलिए उसको भी देखते हैं। मतलब किसी भी फिजिकल क्वांटिटीज को कह सकता है कि भाई टेकन एज ए फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटीज, कि उनको फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटीज मान लिया गया है। तो किसी भी का भी नाम ले देगा वो कि भाई आप इसका फॉर्मूला बना के दिखाइए। जैसे अभी मैं यहाँ पे स्टेटमेंट लिख देता हूँ, चलिए स्टेटमेंट ये है कि भाई आपको दिया गया है, कंसीडर कर लिया गया है कि भाई लेट फ्रीक्वेंसी है, वेलोसिटी है, डेंसिटी है। यहाँ पे आपको कहा गया स्टेटमेंट है आपके लिए, क्वेश्चन बन गया आपका ये, इफ फ्रीक्वेंसी, डेंसिटी एंड वेलोसिटी are taken as fundamental physical quantities, then find the dimensional formula या dimensions। चलिए डायमेंशनल फॉर्मूला, या एक ही बात है, कोई दिक्कत नहीं, खाली स्क्वायर ब्रैकेट ही तो लगानी है आपको। डायमेंशनल फॉर्मूला फॉर फोर्स, उसमें ज्यादा घबराने की जरूरत है ही नहीं। मतलब कह रहा है कि फ्रीक्वेंसी है आपके पास, डेंसिटी है और वेलोसिटी है, इनको अगर फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटीज की तरह यूज किया गया हो। फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटीज हमने क्या पढ़ी है, मास, लेंथ, टाइम एटसेट्रा, 7 फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटीज हम पढ़ चुके हैं। लेकिन वो कह रहा है कि हम उनको नहीं ले रहे हैं, हम तो इनको मानेंगे जी, फ्रीक्वेंसी को, डेंसिटी को, वेलोसिटी को, कि ये फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटीज हैं। तो फोर्स का फॉर्मूला बताइए अब। तो कुछ नहीं है, सिर्फ इसको पिक कीजिए जिसका पूछा गया है। फोर्स हमें पता है F इज इक्वल टू, हम लिखने वाले हैं मास इनटू एक्सेलरेशन, ये हमने लिख दिया होगा। अब जब हमने मास इनटू एक्सेलरेशन लिखा है तो हम यहाँ पे यूज कर सकते हैं F इज इक्वल टू, मास को हम क्या लिख सकते हैं भाई, मास को हम, जो हमारा मास है उसको हम ऐसे लिख सकते हैं। देखिए ऊपर वाले क्या पैरामीटर हैं उनके हिसाब से चलना है हमें। बेसिक फॉर्मूला तो ये है, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन अब हमें इनके हिसाब से चलना है। तो देखिए कैसे चलेंगे, मास को हम लिख देंगे जी डेंसिटी इनटू वॉल्यूम, ये लिख दिया जी हमने, डेंसिटी इनटू वॉल्यूम। अच्छा इसके अंदर एक चीज और है,
यहाँ पे आपको ऑलरेडी लिख के देगा, फ्रीक्वेंसी को लिख दिया, लेटर प्रोवाइड करेगा एफ, डेंसिटी को लिख दिया रो, वेलोसिटी को लिख दिया v। ये ऑलरेडी आपको सारा का सारा गिवन मिलेगा। तो इसके हिसाब से अब आपको चलना है, इसके हिसाब से आपको काम करना है। हमने लिख दिया यहाँ पे डेंसिटी इनटू वॉल्यूम, और इसको हमने लिख दिया इनटू हमने कर दिया जी एक्सेलरेशन है, तो हमें पता है लेंथ बाय क्या कर देंगे भाई, लेंथ बाय टाइम का स्क्वायर कर देंगे। इसी फॉर्मूले को हमने देखिए इस तरीके से लिख दिया यहाँ पे। अब हम इसका क्या कर सकते हैं, डेंसिटी हमारे पास है, इसको हमने रो लिख दिया क्योंकि ऑलरेडी लेटर प्रोवाइड है, इनटू वॉल्यूम है, तो वॉल्यूम को क्या लिख देंगे भाई, हमें पता है वॉल्यूम का फॉर्मूला क्या है। वॉल्यूम को हमने चलिए वॉल्यूम के लिए हम डायमेंशनल फॉर्मूले का यूज कर लेते हैं। यहाँ पे हमने वॉल्यूम को लिख दिया जी L की पावर 3, ये लिख दिया भाई, इनटू लेंथ भी है जी हमारे पास, डिवाइड बाय कितना है जी टाइम का स्क्वायर है, तो टी का भी स्क्वायर हो गया, ये लो जी। यानी कि हमारे पास अब वैल्यू आ गई जी रो L की पावर 4 हो गई भाई, डिवाइड बाय टी की पावर 2 हो गई। लेकिन अभी भी हमारे पास जो चीज हमें रिक्वायर्ड है वो मिली नहीं है। डेंसिटी हमें मिल गई है, वेलोसिटी हमारे पास नहीं है, फ्रीक्वेंसी हमारे पास नहीं है। तो हम देखिए सभी को कैसे बना देंगे अभी, इसको हम कैसे लिख सकते हैं, रो लेंथ है, हमें पता है वेलोसिटी किसके बराबर होती है, वेलोसिटी का जो फॉर्मूला है वो क्या होता है, अगर हमें वेलोसिटी निकालनी है तो लेंथ बाय टाइम, तो ऑलरेडी हमारे पास लेंथ बाय टाइम है, L की पावर 4 डिवाइड बाय टी स्क्वायर ऑलरेडी गिवन है हमें। तो क्यों ना हम ऐसा कर दें कि वेलोसिटी इनटू टाइम, इसको हम ऐसे लिख दें, लेंथ को हम ऐसे लिख दें वेलोसिटी इनटू टाइम v इनटू टी, और इसकी पावर कितनी कर दे जी हमने 4 डिवाइड बाई टी की पावर 2, ये हमने लिख दिया है। तो मतलब साहब है यहाँ पे आपके पास कि यहाँ टी की पावर 4 हो रही है, यहाँ पे v की पावर 4 हो रही है, इसको हम ऐसे ओपन कर लेंगे, चलिए रो v की पावर 4 टी की पावर 4 डिवाइड बाई टी स्क्वायर, तो ये तो कैंसिल हो गया, क्या बच गया आपके पास, सिर्फ आपके पास बच गया रो v की पावर 4 टी की पावर 2। लेकिन हमें तो फॉर्मूला इनकी टर्म में बनाना है, फ्रीक्वेंसी डेंसिटी और वेलोसिटी की फॉर्म में। तो देखिए f का जो डायमेंशनल फॉर्मूला बना वो कितना बन गया, रो, ठीक है जी, डेंसिटी की फॉर्म में आ गया, ये रहा डेंसिटी, रो हमने लिख दिया, वेलोसिटी की फॉर्म में लेके जाएंगे, v की पावर कितनी बन गई है, 4 बन गई है, टाइम है, फ्रीक्वेंसी है, मतलब फ्रीक्वेंसी क्या होती है, रेसिप्रोकल ऑफ द टाइम पीरियड, यानी कि f लिख के और पावर को -2 कर देंगे, ये फॉर्मूला बन गया बच्चों, ये हमारा फॉर्मूला बन गया है। इसके लिए फोर्स का डायमेंशनल फॉर्मूला आ गया है, यानी कि जो फोर्स है आपकी वो इनकी टर्म्स के अंदर हमने इस तरीके से इसको लिख दिया। आप चाहो तो इससे दोबारा से मास इनटू एक्सेलरेशन को लेके आ सकते हो, F = m में आप ले सकते हो। इन सब की वैल्यू को फिर दोबारा से ऐसे रिवर्स में लेके जाओगे तो मास इनटू एक्सेलरेशन मिलेगा। चलिए अब हम बात करते हैं थर्ड एप्लीकेशन की, जो इम्पोर्टेंट है हमारे लिए। थर्ड एप्लीकेशन क्या है कि हम किसी भी कोई भी हमें अगर दे रखा है, एक स्टेटमेंट की फॉर्म हमें दे रखी है, तो हम फॉर्मूला डेवलप कर सकते हैं। जैसे बहुत सारे फॉर्मूले हैं जिनके बारे में हम जानते हैं ऑलरेडी। मान लो मैं पोटेंशियल एनर्जी की बात करता हूँ, पोटेंशियल एनर्जी क्या होती है बच्चे, पोटेंशियल एनर्जी mgh है, तो हमें इस फॉर्मूले का पता है, इसको हमने क्रैम किया अभी तक, हमें नहीं पता ये बना कैसे। तो mgh किस तरीके से डेवलप किया गया, देखिए जो पोटेंशियल एनर्जी है वो किस किस के ऊपर डिपेंड कर रही है, वो कर रही है जी मास पे, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी पे और हाइट के ऊपर। अब यहाँ पे स्टेटमेंट क्या लिखा हुआ है, पहले तो ये देखिए है क्या, ये थर्ड एप्लीकेशन, derive the new
फिजिकल इक्वेशंस, नई फिजिकल इक्वेशंस बनानी है। देखिए कैसे बनाएंगे, आप क्वेश्चन को देखिए पहले। यहाँ पे क्वेश्चन आपको गिवन मिलेगा, क्या कह रहा है, पोटेंशियल एनर्जी ऑफ एन ऑब्जेक्ट depends on mass m, acceleration due to gravity, यानी कि स्मॉल g, and height of the object from the earth surface, हाइट को हमने यहाँ पे ले लिया है जी h मान लिया है, ये स्मॉल h मैंने दिखा दिया, हाइट h ऑफ द ऑब्जेक्ट फ्रॉम द अर्थ सरफेस। मतलब साफ है कि ये जो स्टेटमेंट आपको गिवन है, इसी स्टेटमेंट से आपको फॉर्मूला बनाना है। इसी फॉर्म में आपको स्टेटमेंट मिलेंगी, जितनी भी मिलेंगी यही वाला फॉर्मेशन आपको मिलेगा, ऐसे स्टेटमेंट मिलेगी। पूछेगा आपसे यहाँ पे, ये स्टेटमेंट देने के बाद यहाँ पे क्वेश्चन करेगा आपसे वो कि फाइंड द इक्वेशन फॉर पोटेंशियल एनर्जी, या लिख के देगा फाइंड द रिलेशन बिटवीन पोटेंशियल एनर्जी, मास, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी एंड हाइट। तो देखिए इसको हम कैसे सोल्व करेंगे। इसको सबसे पहले हमें लिखना है बच्चे, पोटेंशियल एनर्जी depends on, this is the symbol not for direct proportion, not for inverse proportion, this is the symbol only for what, the dependency, कि पोटेंशियल एनर्जी किसके ऊपर डिपेंड कर रही है। सबसे पहला पैरामीटर पिक कर लीजिए, मास के ऊपर। पोटेंशियल एनर्जी डिपेंड्स ऑन, किसके ऊपर डिपेंड कर रही है, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी के ऊपर। पोटेंशियल एनर्जी किस पे डिपेंड कर रही है, हाइट के ऊपर। ये लिखने के बाद अब आपको क्या करना है, यहाँ पे सभी को एक साथ लिखेंगे, पोटेंशियल एनर्जी डिपेंड्स ऑन m, g और h, ये आ गया जी हमारे पास। और अब हम इसको कैसे लिख सकते हैं, पोटेंशियल एनर्जी डिपेंड्स ऑन m रेज़ टू पावर a, g रेज़ टू पावर b एंड h रेज़ टू पावर c। हमें पता है a, b और c क्या है, कांस्टेंट्स हैं, मतलब पावर्स हैं, मतलब डायमेंशंस हैं। a, b, c आर व्हाट, द पावर्स एंड you can say that the dimensions of what, these physical quantities m, g और h हमारे पास फिजिकल क्वांटिटीज हैं, इनकी डायमेंशंस हैं, पावर है और क्या है, कांस्टेंट है। पावर क्या है, नंबर है, तो ये क्या आएगा, कांस्टेंट है। और ए बी सी आर कांस्टेंट, ये कांस्टेंट हो गए। और अभी हम इसको कैसे लिख सकते हैं जी, पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल्स टू के m raised to power a, g raised to power b and h raised to power c। अब यहाँ पे ये k और आ गया भाई, इस k का क्या मीनिंग है भाई, k इज ऑल्सो कांस्टेंट है ये, और कैसा कांस्टेंट है जी, डायमेंशनलेस है, इसका कोई डायमेंशनल फॉर्मूला नहीं है, डायमेंशनलेस। लेकिन हमें ये नहीं पता कि यहाँ पे ये यही वाला कांस्टेंट यूज होने वाला था या कोई और कांस्टेंट यूज होने वाला था। इसका मतलब दिस इज एन अनदर लिमिटेशन ऑफ व्हाट, द प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी और डायमेंशनल एनालिसिस। मतलब यहाँ पे कुछ आ सकता था, कोई कांस्टेंट आ सकता था, मतलब ये जो प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी है या डायमेंशनल एनालिसिस आप कह सकते हो उसको, इसमें ये लिमिटेशन आ गई है बच्चे कि ये हमें कांस्टेंट के बारे में कोई इंफॉर्मेशन नहीं देता कि कांस्टेंट क्या यूज होगा। जैसे हम एक और इसका न्यूमेरिकल देखेंगे तो वहां आपको और अच्छे से क्लियर हो जाएगा कि मैं इसकी क्या बात कर रहा हूँ। तो k इज कांस्टेंट, इसकी न्यूमेरिकल वैल्यू हमेशा ही आपको 1 पुट करनी है, क्योंकि हमें खुद नहीं पता
कि ये के इसकी कोई वैल्यू है भी या नहीं है, इसीलिए हमने सिर्फ ये पुट कर दिया यहाँ पे, तो ये लिमिटेशन हो गई है इसकी। अब इसके बाद हमें क्या करना है, यहाँ पे देखिए इक्वेशन नंबर 1 हमारी बन गई है। अब इसके बाद वाला जो स्टेप होगा वो डायमेंशनल फॉर्मूलीज का है। हमें पोटेंशियल एनर्जी का डायमेंशनल फॉर्मूला पुट कर देना है। क्या फॉर्मूला है, ml2T-2, दिस इज द फॉर्मूला फॉर पोटेंशियल एनर्जी। उसके बाद के डायमेंशन लेस है और कांस्टेंट है, इसका कोई डायमेंशनल फॉर्मूला नहीं है, ड्रॉप करा दिया। उसके बाद कौन है, मास है, तो इज इक्वल टू हमने लिख दिया जी m कैपिटल लिखा जाएगा। पावर कितनी है जी, a है, तो हम यहाँ पे ऐसे लिखेंगे बेटा इसको। फिर एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी है, तो कैसे लिखेंगे, एक्सेलरेशन का फॉर्मूला है t-2 और पावर कितनी b। हाइट है बेटा हमें पता है ये क्या है, लेंथ है, और इसकी पावर कितनी होगी c। अब तीनों फिजिकल क्वांटिटीज के जो डायमेंशनल फॉर्मूलीज थे वो मैंने अलग अलग लिख दिए हैं, लेकिन अगर इनको हम कंबाइंड स्टेट में लिखेंगे तो कैसे लिखा जाएगा, m, हम यहाँ पे देखें क्या m है, क्या यहाँ पे m है, नहीं है, इसका मतलब m की पावर सिर्फ a हो गई। उसके बाद l आ गया जी, हम देखें यहाँ पे क्या लेंथ है, नहीं है, यहाँ पे और यहाँ पे है, तो बेस सेम होगी क्योंकि मल्टीप्लीकेशन में है, तो बेस जब सेम होगी तो पावर क्या हो गई है जी, ऐड हो गई है, b + c बन गई है। फिर हम टाइम देखेंगे, क्या यहाँ पे टाइम है, नहीं है, यहाँ पे टाइम है जी बिल्कुल है, यहाँ पे है बिल्कुल नहीं है, तो यहाँ पे t की पावर -2 ऑलरेडी और b साथ में है, तो पावर कितनी बन गई, -2b। ये आ गया जी आपके पास कंबाइंड स्टेट के अंदर। इधर कौन चल रहा है, वही ml2T-2। इसके बाद वाला स्टेप आपको क्या करना है, कंपैरिजन करना है, कंपेयर द पावर्स, कंपेयर द पावर्स on both side, दोनों तरफ जो है हम पावर्स का कंपैरिजन करेंगे। तो पावर का कंपैरिजन करेंगे तो यहाँ से देखिए m की पावर 1 है, यहाँ पे m की पावर a है, इसका मतलब a = 1 आ गया। l की पावर b + c है, b + c, l की पावर 2 है, = 2 लिख दिया। t की पावर -2b है, इधर कितनी है, -2 है, तो -2 लिख दिया। मतलब साफ है b की वैल्यू भी कितनी आ गई, 1 आ गई, b is also = 1। अब हमें यहाँ से c की वैल्यू और निकालनी है, तो हम लिख देंगे जी 1 + c = 2, मतलब c = 2 - 1, then c is also = 1। तो हमारे पास हमें जो तीन कांस्टेंट हमने कंसीडर किए थे, ये हमारे पास थे थोड़े, ये तो हमने कंसीडर किए थे कि we let the dimensions of mass, acceleration due to gravity और height is a, b and c respectively, then we easily calculate by using this method। इन कांस्टेंट की वैल्यूज को हमने फाइंड आउट किया है, इन सभी की वैल्यूज को जी यहाँ पे पुट कर देना है, तो हमारे पास पोटेंशियल एनर्जी बन गई k m⁻⁴ 1, g⁻⁴v1 और h⁻⁴v1। और अब आप लिख सकते हो पोटेंशियल एनर्जी = mgh या kmgh, क्योंकि k की वैल्यू मैंने पहले कहा कि आपको क्या पुट करनी है, 1 पुट करनी है, क्योंकि आप जानते ही नहीं हो कि इसकी वैल्यू कितनी है। चलिए एक और प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं इसी के रिस्पेक्ट में, जहां आपको पता चलेगा कि मैं कौन से कैसे कांस्टेंट की बात कर रहा हूं। आपको स्टेटमेंट दिया हुआ है, मान लीजिए कह रहा है कि भाई जो टाइम पीरियड है सिंपल पेंडुलम का वो डिपेंड करता है, सिंपल पेंडुलम का टाइम पीरियड डिपेंड करता है एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी और लेंथ के ऊपर, लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग। तो टाइम पीरियड का फॉर्मूला बताइए, अब इसके बारे में आप नहीं जानते होंगे। देखिए जो टाइम पीरियड होता है सिंपल पेंडुलम का, पहले मैं स्टेटमेंट लिख देता हूँ, क्वेश्चन आपका क्या बन गया यहाँ पे, कह रहा है टाइम पीरियड of a simple pendulum depends on the length of the string
एंड लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग, लेंथ इसको हमने ले लिया बेटा, सॉरी फॉर दैट, लेंथ को हमने मान लिया एल, ठीक है, लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग एंड एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, यानी कि स्मॉल जी। कह रहा है फाइंड द फॉर्मूला फॉर टाइम पीरियड T1, फॉर T1 टाइम पीरियड के लिए कह रहा है कि टाइम पीरियड के लिए यहाँ पे ये आपका कैपिटल T से डिनोट किया हमने टाइम पीरियड को, कि इस T के लिए फॉर्मूला बनाइए। अब मैं देखो फॉर्मूला आपको मुझे तो पता है, T इक्वल टू क्या होता है 2 पाई अंडर द रूट L/G होता है, एक्चुअल जो टाइम पीरियड होता है सिंपल पेंडुलम का ये वाला। अब ये फॉर्मूला हमें नहीं पता है, लेकिन हम इसी एप्लीकेशन का जो अभी मैंने पिछले वाली प्रॉब्लम आपको सोल्व करके दिया, सेम बिल्कुल वैसे ही जैसे अभी हमने निकाला वैसे ही ये वाला निकलेगा। देखिए कैसे, टाइम पीरियड किस पे डिपेंड कर रहा है जी, एल पे, टाइम पीरियड किस पे डिपेंड कर रहा है जी, जी पे। मतलब हमें कंबाइंड स्टेट में लिख देना है एल जी, इस सिंबल को हटाना डिपेंडेंसी वाले को, तो किसी न किसी कांस्टेंट का यूज करना पड़ेगा के, एल और जी, या हम कह सकते हैं जी टी इज इक्वल टू के, इसका जो डायमेंशन है वो हमने ए कंसीडर कर लिया, जी का डायमेंशन हमने बी कंसीडर कर लिया, और इसको क्या नाम दे दिया जी इक्वेशन नंबर 1। इसके बाद वाला स्टेप आपको याद होना चाहिए, टाइम पीरियड हमने क्या लिखा, टी, फॉर्मूला बनाना है तो स्क्वायर ब्रैकेट लगा दी, के डायमेंशन लेस कांस्टेंट है, छोड़ देंगे, एल की वैल्यू कितनी है, एल की पावर ए है, लेंथ है एल लिख दिया भाई, पावर ए लिख दी, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी है, क्या लिख दिया भाई, एल टी माइनस 2 लिख दिया, पावर कितनी है जी डी है। अब इसके बाद वाला क्या करना है, कंबाइंड स्टेट में लिख देना है, एल की पावर ए है, यहाँ पे भी एल है तो एल की पावर ए प्लस बी लिखी जाएगी, टी की पावर कितनी है जी -2 है, और बाहर बी है तो -2 भी होगी, कंबाइंड स्टेट आ गई, ये टी बन गया। इसके बाद आपको बताया गया था कि दोनों तरफ कंपैरिजन करना है, मतलब a प्लस बी की वैल्यू क्या है 0, क्योंकि यहाँ पे लेंथ नहीं है, इधर लेंथ है इधर लेंथ नहीं है, तो l इसका मतलब इधर क्या है 0 है, उसकी डायमेंशन, इधर l की डायमेंशन a प्लस बी है, इधर देखिए टाइम कितनी है -2 भी है, और इधर t की वैल्यू कितनी है 1, तो b इक्वल टू कितना बन गया -1/2। अब b की आ गई है तो सीधी सी बात है भाई a -1/2 इज इक्वल टू 0 लिखा जाएगा, और a की वैल्यू 1/2 बन जाएगी। तो हमारे पास a की वैल्यू भी आ गई है और b की वैल्यू भी आ गई है। अब हम लिखेंगे इसको कि t इज इक्वल टू, देखिए k इसी इक्वेशन पे आ गया, इक्वेशन नंबर 1, k l की पावर a है तो l पावर कितनी है जी 1/2 बन गई है, फिर उसके बाद g है, g की पावर b है, लेकिन b की वैल्यू कितनी है जी -1/2 है। मतलब साफ है कि t इज इक्वल टू के l/g कर दिया है मैंने, नेगेटिव है दोनों की पावर 1/2 है तो अंडर रूट हो गया। अब ये देखो ये k आ गया यहाँ पे, हम चाहें तो अभी इसको हटा सकते हैं, क्योंकि इसकी पहले ही मैं कह चुका हूँ कि वैल्यू कितनी है भाई 1 है, तो l/g बना फॉर्मूला। डायमेंशनली ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, इट इज करेक्ट डायमेंशनली, क्योंकि बोथ साइड t इज इक्वल टू t बन जाएगा यहाँ से, इक्वेशन इज करेक्ट, यानी कि जो पहला प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी का एप्लीकेशन था उसको फॉलो कर रहा है। बट प्रॉब्लम ये है कि भाई k एक्चुअल में है क्या, ये हमें नहीं पता चलेगा अभी। जब हम इसका टाइम पीरियड निकालेंगे, सिंपल पेंडुलम की स्टडी करेंगे, तो वहां से हमें क्लियर हो जाएगा कि भाई 2 पाई कैसे आ गया, कहां से आ गया। अभी के लिए के अननोन है हमारे लिए, इसीलिए ये प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी की लिमिटेशन हो गई है कि ये हमें जो कांस्टेंट्स हैं उनके बारे में कोई इंफॉर्मेशन नहीं देती है। सो दीज आर द एप्लीकेशंस ऑफ 3 एप्लीकेशंस ऑफ प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी। तीनों एप्लीकेशन हमने पढ़ी, जिसमें पहले हमने सीखा कि भाई कैसे हम करेक्टनेस को चेक कर सकते हैं, कोई भी फिजिकल इक्वेशन हमारे पास है तो। दूसरे में हमने ये सीखा कि भाई कैसे हम एक सिस्टम को दूसरे सिस्टम में कन्वर्ट कर सकते हैं। तीसरे में हमने सीखा कि हमें नहीं पता क्या था क्या नहीं था, हमें नहीं पता फॉर्मूला क्या है क्या नहीं है,
लेकिन हमने उसके बावजूद भी फॉर्मूले को ड्राइव किया। जैसे मान लो मैं एरिया की बात कर रहा हूँ, एरिया निकाला स्फीयर का 4πr² है कि नहीं है, तो यहाँ पे एरिया किस पे डिपेंड कर रहा है, रेडियस पे डिपेंड कर रहा है। तो सिंपल सी बात है, ये फॉर्मूला तो बन जाएगा लेकिन आपको 4π के बारे में पता नहीं चलेगा। ये एरिया सिर्फ क्या लिखना पड़ेगा आपको, kr² लिखना पड़ेगा। तो आप किसी भी कोई भी कुछ भी दे रखा हो, ठीक है, कोई भी फिजिकल क्वांटिटीज आपके सामने आ जाए, वो आपसे रिलेशन पूछ रहा है, इक्वेशन फॉर्मूला बनाने की बात कर रहे हैं, बिल्कुल डरने की जरूरत नहीं है। चुटकियों के हिसाब से फॉर्मूला डेवलप होएगा by using such type of the analysis. This is known as dimensional analysis. इस पार्ट में हमने यही सीखा, ठीक है। इसकी कुछ जो टिपिकल प्रॉब्लम्स हैं, थोड़े से जो ट्रिकी न्यूमेरिकल्स हैं, उनको लेके हम अगले पार्ट में हाजिर होंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट भी करें, आप सब्सक्राइब भी करें।